गुड मॉर्निंग इंडिया। स्वागत है आप सभी का टीचिंग परीक्षा के अपने इस प्लेटफॉर्म पर करंट अफेयर्स की दुनिया में। और आज का पड़ा है 20 फरवरी 2025 का कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा अभी उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, यस जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। करंट अफेयर्स की दुनिया का बहुत सारा आसमान और आपकी दुनिया का आसमान ये सारे बाकी है, बस हमको मेहनत करना है। और परिंदे का करता है हमारे पंख जो है उसे खोलकर अपनी बहुत बड़ी ऊंची उड़ान भरनी है। इसी पॉजिटिव नोट के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। सबको गुड मॉर्निंग। और पहली कड़ी, पहली न्यूज, हु हैज बीन चोजन एज द बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी लीडर इन दिल्ली, ओके, एंड इज सेड टू बिकम द फोर्थ वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यह देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कल की बहुत ही हॉट न्यूज जिसका सारे भारत को इंतजार था। चौथी, कौन सी? चौथी वुमन चीफ मिनिस्टर। देखिए चीफ मिनिस्टर दिल्ली के बहुत हुए हैं, लेकिन ये महिला के तौर पर चौथी, कितवी? चौथी महिला मुख्यमंत्री। ये कीवर्ड्स हमें याद रखना है। चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में किसको चुना गया है? और ये तस्वीर आपको जो दिखाई दे रही है, देखिए इसका नाम क्या है इनका? ये रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। और वह सुषमा स्वराज, देखिए नाम याद रखे, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मारलेना, ये जो है इन तीन महिला मुख्यमंत्रियों के बाद चौथी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही है। ओके, याद रखें, नंबर याद रखना है। चौथी महिला मुख्यमंत्री, नाम है रेखा गुप्ता। और किन के बाद में? सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित जी और आतिशी मारलेना। ये जो आपकी नेता थी सीएम अपने केजरीवाल जी के बाद ये बनी थी, इनके बाद क्या हो रहा है? चौथी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही है। ओके, परवेश वर्मा विल रिपोर्टेडली बी द डेप्यूटी सीएम। ओके, उप मुख्यमंत्री कौन बनने वाले हैं? परवेश वर्मा को बनाया जाएगा। ठीक है, चले उद्यमिता, दूसरी न्यूज है आज की। उद्यमिता के लिए एआई माइक्रो लर्निंग मॉड्यूल को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? कि क्या है उद्यमिता के लिए एआई? एआई, हाँ इंग्लिश वालों के लिए एआई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, ये जो माइक्रो लर्निंग मॉड्यूल है इसको कौन से मंत्रालय द्वारा, किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? कि इसका उत्तर देख पाते हैं हम तो उद्यमिता के लिए एआई पहल जो है उसको कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एमएसडीई, किसने? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा क्या किया जा रहा है? लॉन्च किया जा रहा है। हमको याद रखने हैं कीवर्ड्स। ओके, तो उद्यमिता के लिए, किस लिए? उद्यमिता के लिए एआई। ठीक है, तो इसको एमएसडीई मंत्रालय द्वारा, जिसको ओके विकास, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ये ना किसी भी मंत्रालय का शॉर्ट फॉर्म और उसका लॉन्ग फॉर्म, ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे? याद करेंगे। यस, सबको गुड मॉर्निंग। इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिद्धांतों से परिचित कराना है। किसके? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिद्धांतों से परिचित कराना है और उन्हें नवाचार व उद्यमशीलता में सक्षम बनाना है। ये उद्देश्य सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इस योजना का उद्देश्य हमें याद रखना है। ठीक है, उद्यमिता के लिए एआई वाली जो पहल है इसके द्वारा, ओके, किसके द्वारा लॉन्च की जा रही है? देखिए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ये एक, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम दो और इंटेल इंडिया, ये तीन लोग मिलकर इस क्या उद्यमिता के लिए एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो पहल है, पहल इंग्लिश वाले याद रखें, इसको हम क्या कहेंगे? पहल को इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव को लॉन्च ये तीन लोग मिलाकर कर रहे हैं, एमएसडीई, एनएसडीई और इंटेल इंडिया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सरल बनाना ये सबसे बड़ा इसका उद्देश्य है। चलिए, गुड मॉर्निंग। योजना के मुख्य लाभ किसको होंगे? क्या होगी? युवाओं को। किसको? युवाओं को, जो आप सब लोग पढ़ाई कर रहे हो उन सभी युवाओं को एआई की सरल और व्यावहारिक समझ देना। उसके बाद नवीन तकनीकों के उपयोग से व्यावसायिक अवसरों की खोज में सहायता। जो भी नई नई तकनीकें आती है उनके व्यावसायिक अवसर, मतलब कुछ भी पढ़ेंगे तो उसका प्रोफेशन में, बिजनेस में क्या होना चाहिए? यूज होना चाहिए। इसकी खोज में सहायता देना। प्रमुख कवर किए क्षेत्र कौन से इसमें? व्यवसाय वृद्धि के लिए एआई का उपयोग। किस चीज के लिए? व्यवसाय। एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन उसका उपयोग किस चीज के लिए किया जाएगा? व्यवसाय वृद्धि के लिए किया जाएगा।
उद्यमशीलता की रणनीतियां बनाने में किया जाएगा, नवाचार और समस्या का समाधान बनाने के लिए, निकालने के लिए ये जो क्षेत्र है कवर होते रहेंगे। समावेशिता किसकी है, इसमें कौन कौन सहभागी होंगे? ओके, प्रणाम। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए, दोनों क्षेत्रों के शिक्षार्थियों के लिए सुलभ डिजाइन। ओके, इसमें किसकी समावेशिता है? ऐसा नहीं कि सिर्फ शहरी और ग्रामीणों के लिए है, ये शहरी शहरी के लिए नहीं और सिर्फ ग्रामीण के लिए, दोनों के लिए, शहरी और ग्रामीण शिक्षार्थियों के लिए। ये भी याद रखिए, शिक्षार्थी, विद्यार्थी, आप जो भी है के सभी के लिए डिजिटल अवसर उपलब्ध कराना। और डिजिटल अवसर किसके लिए? सभी के लिए। कीवर्ड इंपॉर्टेंट, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के शिक्षार्थियों के लिए सुलभ डिजाइन बनाना। और अवसर किसको उपलब्ध कराना है? अवसर तो सारे सभी लोगों के लिए उपलब्ध कराना इस योजना के लाभ होंगे। क्लियर हो रहा है, सारी चीजें क्लियर हो रही है। आगे बढ़ते, देखिए इसको, ये चीजें हमारे क्लियर हो रही है या नहीं, इन सभी के लिए तो हम क्वेश्चन करने वाले हैं। डोंट वरी, जुड़े रहिए, सेशन को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसके बाद का इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस, इंग्लिश में भी पढ़ना। दीपिका जी कहते कि इंग्लिश में, ओके, इंग्लिश में भी। जैसे अपेडा ने हाल ही में, कौन है ये अपेडा जो है, APEDA नाम का जो इंस्टीट्यूशन, अपेडा ने हाल ही में भारत में कौन से देश को, किस देश को, देश का नाम, पहला व्यावसायिक समुद्री अनार व्यावसायिक समुद्री अनार शिपमेंट भेजा है। तो समुद्री शिपमेंट भेजा है, लेकिन किस चीज का भेजा? अनार का भेजा। टू विच कंट्री डिड अपेडा रिसेंटली सेंड इंडियाज फर्स्ट, याद रखिए इंडिया का पहला है, इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल सी शिपमेंट फॉर पोमीग्रेनेट्स। ओके, पोमीग्रेनेट जो अनार होता है उनका शिपमेंट भेजा है। कौन से देश को भेजा है और भेजने वाला कौन है? अपेडा। इसका आंसर देख लेते हैं। भारत ने किस चीज को, कौन से देश को? ऑस्ट्रेलिया को। याद रखे, देश कौन सा याद रखना है? ऑस्ट्रेलिया। हमारे देश ने, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहला अनार का शिपमेंट भेजा है अपेडा के द्वारा। ओके, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, अपेडा, ये जो है ना, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? अपेडा का कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण। इस निर्यात को शुभम इसने बनाया, अपेडा ने। एग्रोस्टार और KB एक्सपोर्ट के सहयोग से अनार का सफल निर्यात। अब अपेडा ने तो भेजा है और सहयोग किसने किया है? सहयोग एग्रोस्टार और KB एक्सपोर्ट्स। ओके, अपेडा, एग्रोस्टार, KB एक्सपोर्ट, ये दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है अपेडा के साथ साथ। संगोला और भगवा जैसी उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों के। अब ये अनार तो हमने भेज दिए, इसमें कौन सी किस्मों के अनार भेजे? तो एक है सांगोला किस्म और दूसरी भगवा जैसी किस्मों के अनार निर्यात किए गए। 6 दिसंबर 2024 को पहला समुद्री फ्रेट शिपमेंट भारत से रवाना हो गया था। 23 जनवरी 2025 को वो क्या हो गया? कहां पहुंचा है? सिडनी कौन से कंट्री में है? यस, अच्छा, एक्सप्लेनेशन भी इंग्लिश में कर सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, इसके भी, ये पॉइंट भी हम लोग नोट करेंगे, ठीक है। चलिए, महत्वपूर्ण निष्कर्ष देख लेते इसके। भारत से ऑस्ट्रेलिया को पहला व्यावसायिक समुद्री अनार निर्यात हो चुका है। शिपमेंट महाराष्ट्र के, कौन से स्टेट के? महाराष्ट्र के सोलापुर क्षेत्र से प्राप्त हुआ था। अनार नेट ट्रेसेबिलिटी प्रणाली ने पारदर्शिता की सुनिश्चितता की। अब ये देखिए, अनार से रिलेटेड है, कौन सा नेट है? अनार से रिलेटेड है, तो अनार नेट ट्रेसेबिलिटी प्रणाली, उसमें ट्रेस करना मतलब क्या है? उस पे वॉच रखना कि हमारा शिपमेंट पहुंचा कि नहीं पहुंचा। भारत का ताजे फलों का निर्यात कितना बड़ा है? 29% भारत निर्यात करता है ताजे फलों का। उसके साथ भारत के फलों का निर्यात कितना बढ़ा है? 29% बढ़ा है। फिलहाल अनार की वैश्विक मांग जो है ना, उसमें 20% वृद्धि देखी गई। जैसे ही ये शिपमेंट पहुंचा तो वैश्विक, पूरी दुनिया में जो मांग अनार की बढ़ी है, उसमें 20% की मांग बढ़ी हुई देखी गई है। याद रखिए, 29% पूरे ताजे फलों का निर्यात बढ़ा है, लेकिन अनार की मांग कितनी बढ़ी? 20% अनार की मांग बढ़ी है। 20% डिमांड बढ़ी है अनार की, पोमेग्रेनेट्स की। उसके बाद वाला पॉइंट, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम। म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, ये सारी चीजें हम सुनते रहते, तो उसमें वाला म्यूचुअल सिर्फ वर्ड लिया है, म्यूचुअल फंड नहीं लिया है। अब देखिए, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम, ये है क्या? ये छोटी छोटी कुछ चीजें कानों में सुनने में बहुत बोरियत भरी लगती है, लेकिन ये चीजें एग्जामिनेशन में आपको सताती है, इसे याद रखिए। म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम, MCGS फॉर MSME का मुख्य उद्देश्य। MSME क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, याद है ना आपको? MSME का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देख लेते हैं।
म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम MCGS फॉर MSME का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को, MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को 100 करोड़ तक, आंकड़ा याद रखना है, कितने करोड़ तक, 100 करोड़ तक बिना संपार्श्विक ऋण प्रदान करना है। ऋण, बस ऋण और 100 करोड़, क्या करेंगे ये लोग, 100 करोड़ का ऋण प्रदान करेंगे। जाइए ऋण लेकर जाइए और अपना बिजनेस कीजिए, जो करना है। यह ऋण प्लांट, क्या किस चीज में यूज कर सकते हैं, प्लांट, मशीनरी या उपकरणों की खरीद के लिए दिया जाता है। देखिए, आपको जो प्लांट लगाना है उस प्लांट के लिए, मशीनरी के लिए या फिर उपकरणों की खरीद के लिए दिया जाता है, जिससे MSME की वित्तीय जरूरतों को पूरा किया जा सके और विनिर्माण क्षेत्र को कौन सा, विनिर्माण जो क्षेत्र है उसको बढ़ावा मिल सके। तो ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गारंटी का क्या कवरेज है इस योजना में, अब कौन सी गारंटी है देख लेते हैं। इस योजना में राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कमेटी लिमिटेड, ओके, NCGTC द्वारा 60% गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा। कितनी परसेंट गारंटी, 60% गारंटी। ऋण ले रहे हो तो गारंटी कुछ ना कुछ तो मिलेगी ना, यस। तो इसलिए इस योजना में राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड जो है उसके द्वारा 60% गारंटी का कवरेज किया गया है। यह सदस्य ऋणदाता संस्थानों को माध्यम से 100 करोड़ तक की ऋण सुविधा के लिए लागू होगा। बस इसमें एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा है कि 100 करोड़ आपको याद रखना है। ओके, लॉन्चिंग कब हुई है, केंद्रीय वित्त मंत्री, याद रखे वित्त मंत्री है, ओके, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने मुंबई में योजना के तहत पात्र MSME को स्वीकृति पत्र वितरित किए। जो पात्र थे उनको उन्होंने स्वीकृति पत्र वितरित किए, लेटर दे दिए। यह योजना MSME के लिए ऋण की आसान उपलब्धता, क्या है, ऋण तो मिलना चाहिए, अगर बिजनेस करना है तो ऋण मिलना चाहिए, तो ऋण की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने और भारत के विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, विनिर्माण क्षेत्र क्या होता है, विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। बढ़ावा देना है कौन से क्षेत्र को, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा देना है। तो ये योजनाएं थी। चलिए, आपने जो अभी अभी योजनाएं पढ़ी है उनको हम थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन के द्वारा रिवाइज कर लेते हैं कि आपने क्या याद रखा। देखिए, हाउ मेनी सीट्स, कितनी सीटें। चलिए, अब ये जो न्यूज है, दिल्ली की CM वाली न्यूज है, उससे रिलेटेड है कि दिल्ली ने, बीजेपी ने कितनी सीटें, 2025 का जो चुनाव था, असेंबली का चुनाव, कितनी सीटें जीती है। चलिए जल्दी से, हाउ मेनी सीट्स डिड दिल्ली बीजेपी वोन इन दिल्ली असेंबली इलेक्शन, कितनी सीटें जीती है, सबको पता है इसका आंसर, यस। इसका सही आंसर है 48। दिल्ली के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटें जीती है। वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। हु विल एडमिनिस्टर द ओथ टू द न्यू चीफ मिनिस्टर, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है। कभी कभी शपथ कौन दिलाते हैं, चीफ मिनिस्टर को शपथ दिल्ली में कौन दिलाएंगे, कौन दिलाएंगे दिल्ली में, पॉलिटी पढ़ते हैं आप, राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं, तो मुख्यमंत्री को जनरली शपथ दिलाने वाले कौन होते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा लेफ्टिनेंट, देखिए ल्यूटिनेंट नहीं है, लेफ्टिनेंट कहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना। नाम याद रखने पड़ेंगे क्योंकि इसके बाद अगले 2-3-4-5 महीनों में जो एग्जाम्स होगी उन एग्जामिनेशन में ये सारी चीजें आने वाली है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर देते हैं मुख्यमंत्री को शपथ, बाकी स्टेट में राज्यपाल देते हैं, गवर्नर देते हैं, और दिल्ली में कौन देंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना जी इनको शपथ दिलाएंगे। AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल जो है, इनिशिएटिव, ओके, कौन सी इनिशिएटिव, AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो पहल है इसका मुख्य उद्देश्य हमने पूछा है क्या है। चलिए जल्दी से, इसका मुख्य उद्देश्य आपको बताना है, युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से परिचित कराना है, नवाचार और उद्यमीशीलता को बढ़ावा देना है क्या, और डिजिटल कौशल विकास को मजबूत करना है, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक इसके आंसर हो सकते हैं क्या। देखिए, युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से परिचित कराना है ना, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना ये भी हो सकता है, या फिर डिजिटल कौशल विकास को मजबूत करना। ये थोड़ा सा शांति से पढ़ के अगर आप इसका जवाब देंगे तो आप पाएंगे कि उपरोक्त में से एक से अधिक इसके क्या है, आंसर है। ओके, याद रखिए, युवाओं से रिलेटेड है तो आपको याद रखना पड़ेगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए, ये जो अभी अभी हमने देखी, क्या, कौन सी, AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, इसके मुख्य उद्देश्य, चलिए एक सिंगल अगर लिखना है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल, कल हमने कहा था, केवल केवल केवल
जहां जहां केवल है उसको थोड़ा सा हटाते जाइए। केवल तकनीकी शिक्षा प्रदान करना है क्या? केवल स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता देना है क्या? या फिर युवाओं को एआई तकनीक से जोड़ना और नवाचार को बढ़ावा देना है? यस, आप सभी ने इसका बहुत ही सही आंसर दिया है। युवाओं को एआई तकनीक, कौन सी तकनीक? एआई तकनीक से जोड़ना और नवाचार को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत से ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किए गए अनार की उच्च गुणवत्ता वाली किस्में कौन कौन सी थी? किस्में पूछी है, कौन सी किस्में, कौन सी वेराइटीज भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जो भेजी है? अनार भेजे, पोमीग्रेनेट भेजे है। ओके, तो वो कौन से थी? आंसर इसका देना चाहेंगे आप? यस, आप सभी का आंसर जो आपने दिया है सांगोला और भगवा, ये दो किस्में, कौन सी? अनार की किस्में सांगोला और भगवा, ये दो किस्में ऑस्ट्रेलिया को भेजी गई थी। वेरी गुड, आप बढ़िया कर पा रहे हो। अपेडा, APEDA, ओके, के मुख्य कार्यों में से कौन सा एक शामिल है? उनके जो मुख्य कार्य है, प्रमुख कार्य है, उनमें से कौन सा एक शामिल है क्या? नहीं है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से हमको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ नहीं है पूछा है, तो ये अपेड़ा हम सबको पता है किस चीज से, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो इसका आंसर, यस, इस चीज का जो आंसर है हम लोग देख पाएंगे, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को तय करना इनका काम है ही नहीं। याद रखिए, ये जो फसलों का न्यूनतम मूल्य जो है, ये फसलों का न्यूनतम मूल्य, इसको तय करना अपेड़ा का काम नहीं है। कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है, कृषि उत्पाद संबंधित उद्योगों में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना इसका काम है, और दूध और डेयरी उत्पादों के निर्यात को विनियमित करना इसका काम है। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से इसका कोई रिलेशन नहीं है। याद रखें, अपेड़ा एग्रीकल्चर क्षेत्र में काम करती है। ठीक है, चलिए, अपेड़ा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? हमने साल पूछा है, वर्ष पूछा है। अपेड़ा की जो स्थापना है किस वर्ष में हुई थी? क्या आप दें? ये जीके टाइप का क्वेश्चन है, आज इसका आंसर दे पाएंगे आप? चलिए, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादा टाइम पास नहीं करना है। 1985, 1985 में अपेड़ा का क्या हुआ? अपेड़ा की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, अपेड़ा का मुख्यालय, ये बहुत बार ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने के लिए क्वालिफाई होते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स? मुख्यालय कहाँ पे है अपेड़ा का मुख्यालय? यस, अपेड़ा का मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में है, चेन्नई में है, या न्यू दिल्ली में है? क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और क्वेश्चन के माध्यम से आपको जानकारी भी दे रहे हैं हम। तो अपेड़ा का मुख्यालय है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। याद रहे, नई दिल्ली में आज मुख्यमंत्री जी नई होने वाली है, और उसके साथ साथ नई दिल्ली में हमारे अपेड़ा का मुख्यालय है। चीजें रिलेटिव रखने से याद रह जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर व्हाट पर्पस? कौन सा उद्देश्य था? कौन से उद्देश्य के लिए अपेड़ा लोन प्रोवाइड करती है ना? एमसीजीएस ग्रह, ये जो है ना, अंडर एमसीजीएस स्कीम जो है, कौन सी स्कीम? हमारी जो एमसीजीएस स्कीम थी, उसके अंडर किस उद्देश्य के लिए लोन दिया जा रहा है या फिर प्रदान किया जा रहा है? अब देखिए, क्या करने के लिए? फॉर परचेसिंग प्लांट्स, मशीनरी और इक्विपमेंट्स। सुनाए शब्द लग रहे हैं? ओके, यस, तो यही इसका आंसर है। क्या है? लोन। रिवाइज हो रहा है क्वेश्चन के माध्यम से, हम क्या कर रहे हैं? रिवाइज कर रहे हैं। तो ये एमसीजीएस के तहत ऋण किस उद्देश्य से प्रदान किया जा रहा है? यस, प्लांट्स, मशीनरी और इक्विपमेंट, इनकी खरीद के लिए, इनका जुगाड़ लगाने के लिए। एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है, किसके द्वारा शुरू की गई? अब देखिए, पूछा है किसके द्वारा शुरू की गई। पढ़ लीजिए पूरे आंसर्स। द म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है, एमसीजीएस, फॉर एमएसएमई वाज लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा लॉन्च की गई है? अब प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च की गई है, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च की गई है, या फिर आरबीआई के गवर्नर द्वारा लॉन्च की गई है, या फिर मोर देन एक से अधिक आंसर है? यस, आप सभी ने इसका सही आंसर दिया है, याद भी रखा है। फाइनेंस मिनिस्टर का है या फिर फाइनेंस मिनिस्टर का है, वित्त मंत्री निर्मला जी सीतारमन के द्वारा इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। चलिए, हमने कंसेप्ट पढ़ लिए, उसका रिवीजन भी कर लिया। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसरो ने, आज हमें बहुत ज्यादा मटेरियल कवर करना है, ऐसा नहीं कि हम एक ही मटेरियल को बहुत बार बार करें। मटेरियल है, न्यूज है, बहुत सारी चीजें है। इसरो, हम सबको पता है, इसरो, हमारा प्यारा इसरो, इसरो ने किस आईआईटी के साथ, आईआईटी, ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारे भारत के अग्रणी क्या है, ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, संस्थान है, आईआईटी के साथ मिलकर
स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आजकल हम लोग जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज करते हैं, उन सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरीज लगती है, तो ये जो सारा सिस्टम है उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो ये सेमीकंडक्टर चिप है। हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में ये होता है, हमको इसके लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब इसरो ने आईआईटी के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है। अब हमारी निर्भरता कम होने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, मोबाइल फोन, टेलीफोन, ये सॉरी मोबाइल फोन, लैपटॉप, ये सारी चीजें सस्ती होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देखते हैं। इसरो और आईआईटी मद्रास, याद रखें आप सबके हाथ में जो मोबाइल हैंडसेट जो भी है उसमें ये इंसान, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी मद्रास के साथ इसरो ने क्या किया है, स्वदेशी, कौन सी, स्वदेशी RISCV कंट्रोलर जो है ये इजाद किया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो और आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों ने मिलकर इंडिजीनियस, क्या होता है इंडिजीनियस, मतलब हमारे खुद के देश का, RISCV, याद नाम भी थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, RISCV कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशन विकसित किया है। अब ये फिलहाल किस लिए काम करेगा, ये सिर्फ कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशन के लिए फिलहाल काम करेगा, बाद में इसमें बहुत सारी हमको डेवलपमेंट देखने को मिलने वाली है। यह स्वदेशी सेमीकंडक्टर कंट्रोलर शक्ति प्रोसेसर के लिए बनाया गया है। फिलहाल ये किस चीज के लिए बनाया गया है, शक्ति प्रोसेसर के लिए बनाया गया है। फिलहाल सेमीकंडक्टर चिप भले ही है, लेकिन याद रखें इसका नाम RISCV है और ये फिलहाल शक्ति प्रोसेसर के लिए बनाया गया है। इससे मुख्य रूप से अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों, क्या, कौन से, अंतरिक्ष आधारित जो स्पेस रिसर्च है हमारे देश का, उसके एप्लीकेशन के लिए, उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। फिलहाल ये किस जगह पे काम करेगा, हमारा जो स्पेस से रिलेटेड जो अनुसंधान है उसमें जो जो एप्लीकेशंस होते हैं उसमें इसको काम में लाया जाएगा। इसका IRIS, ये जो है ना इसका फुल फॉर्म, इसको IRIS नाम की एक चीज है, इसमें इसका क्या फुल फॉर्म है देख लेते हैं। इंडिजीनियस रिस्क वी कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशन। ओके, याद रखिए कभी कभी लॉन्ग फॉर्म फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, इंडिजीनियस रिस्क वी कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशन। ओके, चलते आगे बढ़ते, दूसरी न्यूज, सेबी सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऐसे भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। जब भी कोई बैंक, कोई चीज, कोई संस्थान डिजिटल प्लेटफॉर्म या डिजिटल ऐप जारी करती है ना, तो ये जो ऐप है, ये सारी चीजें एग्जामिनेशन में हमें सताने के लिए आ जाती है। विच न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च्ड बाय सेबी। ओके, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मतलब सेबी, इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग एंड रिट्राइवल असिस्टेंट जो है, सेबी ने क्या किया है, मित्र, कौन सा है, मित्र, MITR, मित्र है, फ्रेंड नहीं, मित्र नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म, कौन सा है, मित्र नाम का। ओके, तो मित्र जो है ना, इंग्लिश का शॉर्ट फॉर्म है, देखिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट, ये है मित्र। म्यूचुअल फंड मतलब M। ओके, इसका उद्देश्य निवेशकों को उनके निष्क्रिय दावे, ओके, निष्क्रिय या दावे किए गए म्यूचुअल फंड निवेशों को ट्रैक करने और पुनः प्राप्त करने में मदद करना है। इसका क्या उद्देश्य है, ये जो निवेशक है ना, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, हम न्यूज में ऐड सुनते हैं तो ये वाले म्यूचुअल फंड वो है। तो म्यूचुअल फंड जिसने इसमें निवेश किया है, तो मैंने कहा निवेश किया है, मुझे उसको ट्रैक करना है, देखना है कम हुआ है, ज्यादा है, और उसको वापस प्राप्त करने के लिए, मदद करने के लिए मित्र नाम का क्या है, इन्वेस्टमेंट, क्या है, ये मित्र नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, सबको याद रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते, मित्र याद रहे, म्यूचुअल फंड मित्र, NAKSHA, नक्शा कार्यक्रम क्या है और इसे किस उद्देश्य से शुरू किया गया। चलिए, नक्शा नाम का एक कार्यक्रम है और इसे किस उद्देश्य से शुरू किया गया है। अब नक्शा से ही आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे कि ये किस चीज से रिलेटेड हो सकता है। ओके, म्यूचुअल फंड का मित्र, बढ़िया, आप लोग भी कमेंट कर करके बढ़िया मजेदार चीजें मुझे बताते हो। म्यूचुअल फंड मित्र। ओके, चलिए उससे बाहर निकलते हैं। नक्शा कार्यक्रम क्या है, किस चीज से रिलेटेड हो सकता है और इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। यस, लैंड या फिर नक्शा, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, नक्शा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, ग्रामीण विकास मंत्रालय,
मंत्रालयों को याद रखना जरूरी होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय और भूमि संसाधन विभाग द्वारा संचालित यह कार्यक्रम शहरी क्षेत्रों में, याद रहे कौन से क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में भूमि सर्वेक्षण प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करने के लिए शुरू किया गया है। ओके, किसके द्वारा, देखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत भूमि संसाधन विभाग द्वारा संचालित यह कार्यक्रम शहरी क्षेत्रों में भूमि सर्वेक्षण की जो प्रक्रिया होती है उसके आधुनिकीकरण के लिए शुरू किया गया है। नक्शा, NAKSHA, नक्शा, भूमि रिकॉर्ड का निर्माण और अद्यतन करना। जो भूमि का जो रिकॉर्ड है, हम जो हमारी लैंड होती है, यस यस साधना सिंह जी, तो भूमि का लैंड के जो रिकॉर्ड्स है, लैंड रिकॉर्ड्स, उसको क्या करना है, उसको निर्माण या फिर अद्यतन करना, मतलब उसको नए तरीके से तैयार करना और उसको क्या करना, अपडेट करना। भूमि स्वामित्व का सटीक दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करना, मतलब जो लैंड ओनरशिप जो है उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सटीक होने चाहिए। और शहरी नियोजन में सुधार करना, जो रूरल नहीं अर्बन जो डेवलपमेंट है उसमें डेवलपमेंट करना, सुधार करना। भूमि विवादों को कम करना, जो भूमि लैंड से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स है, जो झगड़े हैं, उन विवादों को कम करना, ये इसके उद्देश्य है। ओके, लैंड रिकॉर्ड्स के निर्माण और अद्यतन करने के लिए भूमि स्वामित्व को के सटीक दस्तावेजन, मतलब क्या है, रिकॉर्ड निर्माण करना है, दस्तावेजीकरण करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है। अर्बन डेवलपमेंट, शहरी नियोजन में सुधार भी करना है। उसके साथ साथ भूमि विवादों को कम करना, जो ना जमीनों के लिए हमारे जो झगड़े होते हैं ना, उन सारे झगड़ों को कम करना है। इसलिए ये नक्शा कार्यक्रम है ना, सबको पता है जमीन का झगड़ा, पता है ना सबको, सारे घरानों में खानदानों में होता है जमीन का झगड़ा, तो इन झगड़ों को कम करना और याद रखना है कौन सा, शहरी क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में। चलिए संक्षिप्त जानकारी इसकी क्या है। नक्शा कार्यक्रम भूमि सर्वेक्षण में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए, भूमि का सर्वेक्षण ठीक है उसमें, लेकिन क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी और कुशलता, एक्सपर्टीज होनी चाहिए। ओके, यह कार्यक्रम ड्रोन, इसके लिए क्या यूज किया जाएगा, ड्रोन, वेब GIS, वेब भौगोलिक सूचना प्रणाली और अन्य डिजिटल तकनीकों का उपयोग करेगी। तो यहाँ पे ड्रोन का उपयोग होगा। अगर ऊपर से आपको ना, ड्रोन किस लिए यूज होता है, ऊपर से लैंड देखने के लिए आजकल ड्रोन यूज किए जा रहे हैं, बहुत ही खतरनाक। याद रखे, ये जो ड्रोन होता है ना, 4 पंखों वाला, 5 पंखों वाला, ऐसे ड्रोन होते हैं, कि ये जो ड्रोन आजकल बहुत ही खतरनाक चल रहे हैं। ये जो ड्रोन्स है, याद रहे, ये रॉकेट से भी खतरनाक है, ये मिसाइल से भी खतरनाक है, ये जो हमारा टैंक होता है ना, टैंक से भी खतरनाक है, दुनिया की सारी खतरनाक बंदूक से भी खतरनाक, बंदूकों से, औजारों से भी ये क्या है, ड्रोन खतरनाक होते हैं। किसी आदमी को इसमें बिठाना नहीं पड़ता है, कहीं भी कितना भी ऊंचा कितना भी नीचा जा सकता है, कहीं भी रुक सकता है, निशाना लगा सकता है, वापस आ सकता है। ओके, इसमें बॉम्ब भी हो सकता है ना। अभी जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है उसमें सबसे ज्यादा ड्रोन्स का यूज हो रहा है। ठीक है, हम लड़ाई के लिए यूज नहीं करेंगे, हम नक्शा के लिए यूज करेंगे। यह 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। कितने राज्यों में, 26 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। परियोजना की कुल लागत 194 करोड़ है। कितने करोड़, 194 करोड़। याद रहे, ड्रोन बहुत ही खतरनाक है, लेकिन हम अच्छे काम के लिए इसको यूज करेंगे, नक्शा कार्यक्रम के लिए। चलिए सेबी क्वेश्चन रिवीजन, चलिए जल्दी से। सेबी को किस अधिनियम के तहत संवैधानिक शक्तियां प्रदान की गई है, अंडर विच एक्ट, कौन से एक्ट के तहत वह सेबी गिवन स्टैट्यूटरी पावर्स। ये जो सेबी की बात हमने की थी, जिन्होंने मित्र नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या किया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म इजाद किया है, तो इस सेबी को कौन से एक्ट के द्वारा, कौन से एक्ट के द्वारा शक्तियां प्रदान की गई है। चलिए सेबी अधिनियम ओके नहीं है तो मैं जल्दी से बता दूंगा, मैं भी आपका टाइम पास ज्यादा नहीं करूंगा। सेबी अधिनियम 1992, 1992 का कौन सा एक्ट है, सेबी का एक्ट, सेबी अधिनियम 1992, 1992। चलिए कुछ चीजें ठीक है, नहीं याद रहती तो नहीं याद रहती, लेकिन कान के ऊपर से जाएगी, पक्का याद रहेगी, एग्जाम में वापस से याद आ जाएगी। सेबी की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ना, सालों से रिलेटेड। सेबी इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल फंड इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल फंड का मित्र इंपॉर्टेंट है। 1992 में सेबी का एक्ट आया था। अब देखते हैं कि सेबी की स्थापना कब हुई थी। अच्छा, आप सब लोग लॉजिक लगा रहे कि नहीं सर, वो जो सेबी का जो कानून था 1992 में आया था, तो हो सकता है सेबी की स्थापना वही हो, उसी वक्त हुई होगी। ये आपके लिए मैं सर्च करने के लिए दे देता हूं
कि हम लॉजिक लगा लेते कि भैया एक्ट सेबी का 1992 का है तो इसका आंसर भी 1992 होगा। नहीं, ये आपको मुझे खोजकर बताना है कि 1992 का तो एक्ट है, लेकिन सेबी की स्थापना सर एक्ट 1992 को क्यों नहीं हुई थी? उपरोक्त में से एक से अधिक नहीं हो सकता है। ओके, नहीं, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। चलिए, आपको मुझे बताना है, सर्च करके बताना है। 1992 का एक्ट है और 1992 का एक्ट है, लेकिन स्थापना कब हुई थी? ओके, ये आपको एक से अधिक कैसे हो सकता है? वेरी नाइस। ओके, कभी कभी कंप्यूटर जी क्या करते हैं, हमारे साथ छल कर लेते हैं। कंप्यूटर जी क्या कर लेते हैं? छल कर लेते हैं। तो चलिए, आपको मुझे बताना है, सर्च करके बताइए, गूगल करके बताइए। ओके, कंप्यूटर जी के छल में हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। 12 अप्रैल कब हुई है? 12 अप्रैल 1988। ओके, कुछ लोग 85, कुछ लोग, आप डिसाइड कर लीजिए, हम डिसाइड करके आपको बताते हैं, डोंट वरी। चलिए, सेबी की स्थापना 1992 में नहीं है, 88 है या 85 है। ओके, चलिए, 12 अप्रैल 1990। वेरी गुड, आए तारीख के साथ आप लोग बता रहे हैं, 12 अप्रैल। ओके, 1998। चलिए, क्या यह तारीख सही है? अगर सही है तो यही हमारा आंसर है। चलिए, देखिए, याद है ये कंफ्यूजन किस लिए? क्योंकि एक्ट अगर 1992 का है तो उसी वक्त हम लॉजिक लगा सकते हैं कि उसी वक्त उसकी स्थापना हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे ही कुछ सवाल होते हैं, जैसे कल के हमारे इसमें हमने एक डिस्कशन कर लिया था कि भारत की हमारी जो संविधान है, राज्य घटना में 22 क्या है, पार्ट्स है। तो 22 नंबर तक हमारे पार्ट्स है। कहाँ पे 22 नंबर तक पार्ट्स है? 22 नंबर तक पार्ट्स है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 22 नंबर तक पार्ट्स है। ओके, लेकिन उसमें एक और ट्रिक है। क्या हमारी राज्य घटना में, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट है? नंबर कहाँ तक है? नंबर 22 तक है। नंबर कहाँ तक है? नंबर 22 तक है। लेकिन पार्ट 22 है क्या? इसका जवाब आपको देना है। सिर्फ 22 है या फिर इससे ज्यादा है? ओके, ये 22 नंबर तक पार्ट है, लेकिन पार्ट 22 से कम है या 22 से ज्यादा है? या सेबी का मुख्यालय कहाँ पे है? अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ सेबी? सेबी का हेडक्वार्टर, यस यस, आप ना सब लोग इंटेलिजेंट लोग हैं। हाँ, पता है कि 22 नंबर तक पार्ट है, लेकिन टोटल पार्ट 22 से ज्यादा है। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ सेबी? सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेट है? यस, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। हो सकता है हमको लगे कि वो दिल्ली में है, नहीं, सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है, याद रहे। ओके, चलिए नेक्स्ट। हु डेवलप को, किसने डेवलप किया? हाँ, इंडिजीनियस RISC-V कंट्रोलर। ये जो इंडिजीनियस RISC-V कंट्रोलर किसने डेवलप किया? ये सेमीकंडक्टर चिप के जैसा ये बहुत ही उन्नत टेक्नोलॉजी है, तो इसको किसने डेवलप किया है? हमको पता है कि IIT की चर्चा हुई थी इसमें। यस, आंसर दे पा रहे हो आप लोग? यस, सब लोग आंसर दे पा रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर IIT मद्रास, जहां पे आपने देख लिया IIT मद्रास, और उसके साथ में कौन है? इसरो। कौन है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कल हमने DRDO की बात की थी, आज हमने इसरो की बात की है। इसरो क्या है? इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और उनके साथ कौन है? IIT मद्रास। इन दोनों ने मिलकर ये क्या है? RISC-V कंट्रोलर का, इरिस का क्या किया है? डेवलपमेंट किया है, इसको डेवलप किया है। व्हाट इज द पर्पज? पर्पस क्या है? उद्देश्य क्या है? लेकिन किसका पर्पस? सेबी का जो नया प्लेटफॉर्म मित्र जो है, इस मित्र का क्या उद्देश्य है? सेबी ने म्यूचुअल फंड जो, हाँ, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ये आंसर है, रोज सुनते हैं, बहुत एडवर्टीजमेंट आती है। तो सेबी ने जो मित्र नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, उसका क्या उद्देश्य है? क्या बता पा रहे हैं आप? ये शेयर बाजार से रिलेटेड है क्या? नहीं, देखिए, निवेशकों को निष्क्रिय म्यूचुअल फंड, देखिए पहला ऑप्शन, निवेशकों को निष्क्रिय म्यूचुअल फंड निवेश को ट्रैक करना और पुनः प्राप्त करने में मदद करना। समझो किसी निवेशक ने क्या किया, ये थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है कि टू हेल्प इन्वेस्टर टू ट्रैक एंड रिट्रीव, रिट्राइव कहे, ट्रैक एंड रिट्राइव इनएक्टिव म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। अब किसी ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेकिन उनको याद नहीं है और भूल गए और उसकी इंस्टॉलमेंट भी नहीं भर रहे, अगर SIP है तो उसका उद्देश्य यहाँ ध्यान में रखे कि जो निष्क्रिय हो चुका है उसको ट्रैक करना, देखना और उसको पुनः प्राप्त करना। याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज आपने म्यूचुअल फंड में निवेश कर लिया और आप भूल गए, तो आप ट्रैक कैसे कर पाएंगे? ओके,
ट्रैक कैसे कर पाएंगे? तो उसको ट्रैक करना मतलब उस पर ध्यान रखना है और आपने जो पैसा भरा है, जो निवेश किया है, उसको वापस से प्राप्त करने के लिए ये मित्र आपकी मित्रता करेगा, आपको मदद करेगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मित्र? ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है। ये जो मित्र इन्होंने क्या किया है, इजाद किया है, इसका क्या फुल फॉर्म है? तो हम सब लोग देख पाएंगे कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। यह हमारा मित्र क्या है? म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। तो ये मार्केट इन्वेस्टमेंट को कैंसिल कर देंगे, मनी इन्वेस्टमेंट को कैंसिल कर देंगे, ओके, मोर देन वाला भी कैंसिल कर देंगे। रह क्या जाता है? म्यूचुअल फंड, एम इन्वेस्टमेंट, आई, टी ट्रैकिंग, आर फॉर रिट्राइवल एंड ए फॉर असिस्टेंट। ओके, याद रहे, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, ट्रैकिंग एंड रिट्राइवल असिस्टेंट, ये है हमारा मित्र, आपका मित्र, तुम्हारा मित्र, सेबी ने जो हमको दिया है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? क्या उद्देश्य है फ्रॉम नक्शा प्रोग्राम? नक्शा प्रोग्राम को हमने देखा था ड्रोन से रिलेटेड। नक्शा प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? देवी और सज्जनों, बताइए, नक्शा प्रोग्राम का उद्देश्य आप क्या जान पाते हैं? मॉडर्नाइजिंग द लैंड सर्वे प्रोसेस। लैंड सर्वे प्रोसेस है, उसको मॉडर्नाइज करना है, भूमि सर्वेक्षण को। एस्टैब्लिशिंग न्यू लैंड ओनरशिप पॉलिसीज, नई ओनरशिप पॉलिसीज को स्थापित करना है। या फिर रिड्यूसिंग गवर्नमेंट लैंड होल्डिंग, गवर्नमेंट की लैंड की होल्डिंग, जो जमीन गवर्नमेंट के पास है उसको कम करना है। ये इसके है क्या? ये इसके उद्देश्य है। तो मुख्य उद्देश्य आप सभी को पता है, जैसे मॉडर्नाइजिंग, हमें आधुनिकीकरण है। किस चीज को आधुनिकीकरण करना है? किस का? भूमि सर्वेक्षण, लैंड सर्वे जो प्रोसेस होता है उसको उन्नत करना है, मॉडर्नाइज करना है, आधुनिक बनाना है। नक्शा याद रहे, ग्रामीण के लिए है या शहरी के लिए है? नक्शा स्कीम, नक्शा योजना, नक्शा प्रोग्राम किस चीज के लिए है? ग्रामीण या शहरी? शहरी जमीन के लिए है। विच स्टेट, कौन सा राज्य? विच स्टेट वॉज द फर्स्ट, पहला, ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है। विच स्टेट वॉज द फर्स्ट टू इंप्लीमेंट द नक्शा प्रोग्राम? नक्शा कार्यक्रम को सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? चलिए, नक्शा, यस, किस राज्य में लागू किया? महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है या उत्तर प्रदेश है? आपने इमेज देखी होगी, ये महाराष्ट्र भी नहीं है, उत्तर प्रदेश भी नहीं है, ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में नक्शा प्रोग्राम को सबसे पहले लागू किया गया। यस, मध्य प्रदेश क्या है? एमपी। या नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विल बी कवर्ड? कितने राज्य? ओके, तो इस नक्शा के तहत जो है, नक्शा के तहत कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्या होंगे? शामिल होंगे। चलिए जल्दी से, 20 होंगे, 15 होंगे? नहीं, सीधा सीधा आंसर है कितने स्टेट्स और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? वेरी नाइस, 26 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज। 26 राज्य और 3 ही यूनियन टेरिटरीज होगी, 2 राज्य छोड़ दिए गए हैं। ओके, याद रहे, ओके, 28 नहीं है, 26 ही है। ओके, चलिए, हाल ही में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम, ठीक है, कौन सा? ओपन एयर आर्ट का वॉल म्यूजियम जो है उसका उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? मंत्री क्या है यहाँ पे? कीवर्ड मंत्री है कि भारत में अभी अभी क्या हुआ है? ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम जो है उसका उद्घाटन किया गया, इनॉग्रेशन किया गया। तो कौन से मंत्री ने इसका इनॉग्रेशन किया है? ओपन एयर है या ओपन एयर खुला है, सबके लिए खुला। चलिए, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया। किसने किया? जितेंद्र सिंह। ओके, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मौसम भवन में किया है। हमारी भारत की राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी जो है उसमें दिल्ली के मौसम भवन में किया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। इस संग्रहालय में भारत मौसम विज्ञान विभाग, IMD, इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की 150 वर्षों की, कितने वर्षों की? 150 साल, याद रखिए, कीवर्ड याद रखिए, 150 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा को दर्शाया गया है इस ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम को। देखिए, आर्ट है, ओपन एयर आर्ट है, खुली है, और वॉल म्यूजियम है मतलब दीवारों पे चित्र बनाए होंगे। ये चीज आप समझ ही सकते हैं। और कितने वर्षों की यात्रा? 150 वर्षों की यात्रा। संग्रहालय की विशेषताएं देख लेते हैं। दिल्ली स्ट्रीट आर्ट से सहयोग विकसित। देखिए, दिल्ली स्ट्रीट आर्ट, जो रोड पे दीवारों पे पेंटिंग करते हैं ना, तो उनसे सहयोग लिया गया है इसको डेवलप करने में। IMD कहाँ पे है मुख्यालय? लोधी रोड की दीवारों पर। कहां पर? जैसे कि इसमें वॉल है तो ये दीवारों पर मौसम विज्ञान की ऐतिहासिक वैज्ञानिक यात्रा को चित्रित किया गया। किसकी?
आईएमडी का जो मुख्यालय है लोधी रोड दिल्ली में, उसकी दीवारों पर ये चित्र है। 38 भित्ति चित्र है जो आईएमडी के योगदान, ऐतिहासिक घटनाओं और तकनीकी प्रगति को दर्शाएंगे। कितने? 38 दीवार पे चित्र है, भित्ति चित्र है 38। ओके, घटनाओं को, तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। कलाकृतियां, मौसम पूर्वानुमान, देखिए ये जो कलाकृतियां है, मौसम का पूर्वानुमान, चक्रवात, मानसून, आपदा प्रबंधन और कृषि पर प्रभाव को चित्रित करती है। क्या क्या चित्रित करती है? ये जो 38 चित्र बनाए गए हैं, ये क्या दर्शाता है? मौसम का पूर्वानुमान, चक्रवात, मानसून, आपदा प्रबंधन और कृषि पर प्रभाव को चित्रित करती है। इससे रिलेटेड नए नए, ओके। तो आईएमडी का मुख्यालय लोधी रोड, दिल्ली स्ट्रीट के सहयोग से, ओके। मंत्रालय और अन्य अधिकारियों के विचार। पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम रविचंद्रन कहते हैं कि यह पहल सार्वजनिक जुड़ाव और वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार के लिए एक अभिनव प्रयास है। अन्य पैनलों में भारत की विविध जलवायु क्षेत्र, सुरक्षा दिशा निर्देश, ओके ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, थोड़ा सा आराम से करना है, ओके चलेगा। तो सुरक्षा दिशा निर्देश और मौसम विज्ञान के वैज्ञानिक विकास को चित्रित किया गया है। चलो ये थोड़ा सा ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ओके, इंग्लिश में भी, ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ चलिए थोड़ा सा एक अगला वाला पॉइंट लेते हैं। हाँ ओके, हाँ, हाल ही में किस कंपनी को एडवांस केमिस्ट्री सेल, एसीसी, एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज के लिए पीएलआई योजना के तहत 10 गीगावाट आवर क्षमता प्रदान की गई है? ओके, आजकल ना बैटरी का बहुत जमाना है, हम लोग कार भी यूज करते हैं, बैटरी यूज करते हैं, मोबाइल फोन में बैटरी, हर जगह बैटरी का यूज होता है। तो कौन सी कंपनी को एडवांस केमिस्ट्री सेल, एसीसी, याद रखिए, एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज, ये जो बैटरी स्टोरेज के लिए 10 गीगावाट पर आवर क्षमता प्रदान की गई है? बैटरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। रिलायंस, अच्छा आपने देख लिया कितने इंटेलिजेंट लोग हैं आप लोग, ओके, आप लोग बड़े ही इंटेलिजेंट है, ओके। रिलायंस को देख लिया, देखते तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड क्या है? अब इसकी सहायक कंपनी है ये रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड को भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा पीएलआई एसीसी योजना के तहत 10 गीगावाट आवर क्षमता प्रदान की गई है। ओके, तो ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं और आ सकते हैं। ओके, तो याद रहे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी कौन सी? रिलायंस वाली न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड, ओके ओके। रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड और पीएलआईसीसी जो योजना है, भारी उद्योग मंत्रालय ने 17 फरवरी 2025 को कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। यह भारत में घरेलू बैटरी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, देखिए उद्देश्य जो है घरेलू बैटरी निर्माण को बढ़ावा देना और आयात निर्भरता, आयात जो है ना निर्भरता को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाले सारे दिनों में बैटरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे वहां सेमीकंडक्टर का हमने इजाद किया है और इसी तरह हम बैटरी को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो घरेलू जो बैटरी है उसको घरेलू बैटरी मतलब हम हमारे देश में ही बैटरी के उत्पादन को बढ़ावा देंगे और आयात पर से जो निर्भरता है उसको कम करेंगे। तो पीएलआई एसीसी योजना इससे रिलेटेड जो है वो क्या है? 2021 में भारत सरकार द्वारा 18,100 करोड़ के बजट के साथ ये योजना लॉन्च की गई थी। कौन सी? पीएलआई एसीसी योजना जो है, इससे रिलेटेड जो योजना है ना, ओके, तो ये जो योजना है 18,100 करोड़ के बजट के साथ लॉन्च हुई थी। इसका उद्देश्य 50 गीगावाट बैटरी निर्माण क्षमता स्थापित करना। कितनी? 50 गीगावाट बैटरी क्षमता स्थापित करना, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण के लिए आवश्यक है। तो ये देखिए कितना, इसका उद्देश्य 50 गीगावाट को स्थापित करना है और इनको मंजूरी कितने गीगावाट की दी गई है? इनको 10 गीगावाट की दी गई है। भारत का टारगेट कितना है? भारत का टारगेट 50 गीगावाट है और इनका क्या है? इनको कितना किया गया है? 10, मतलब 50 जो हमारा टारगेट है, 50 में से 10 रिलायंस को दिया गया है, बाकी 40 औरों को। प्रौद्योगिकी अज्ञेय योजना, कंपनियां अपने बैटरी संयंत्र स्थापित करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर सकती है। ठीक है, आपको बैटरी का जो फैक्ट्री लगानी है उसके लिए विभिन्न टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, भारत के बैटरी और ईवी उद्योग पर प्रभाव।
अगले 10 वर्षों में जिस चीज को हम देख पाते हैं कि भारत का जो बैटरी उद्योग है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो उद्योग है उस पर इसका प्रभाव होने वाला है, कि हम लोग देखने वाले कि पेट्रोल डीजल की कारों की जगह बैटरी वाली कारें आने वाली है। घरेलू बैटरी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा भारत के देश में ही, जिससे आयात पर जो निर्भरता है वो क्या हो जाएगी, घटेगी। आयात नहीं करेंगे हम लोग, कम करेंगे। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 जो अभी अभी जो 25 पेश किया गया जो बजट, उसमें बैटरी निर्माण से जुड़ी 35 पूंजीगत वस्तुओं पर छूट दी है। देखिए कितने वस्तुओं पर, 35 वस्तुओं पर, 35 वस्तुओं पर छूट दी है। जागे कितने, ये आंकड़ा याद रखे, बैटरी निर्माण से जुड़ी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो बैटरी है उससे निर्माण से जुड़ी 35 पूंजीगत वस्तुओं पर छूट दी है। ओके, यस यस सलमा जी चल रही है। इस योजना से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित होगा। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या होगा, आकर्षित होगा। लोग भारत में निवेश करेंगे और भारत स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा, इंडिपेंडेंट सेल्फ रिलायंस बनेगा। तो 25 गीगावाट आवर लक्ष्य के करीब पहुंचकर भारत की वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिति मजबूत होगी। तो ये इसके क्या है, उद्देश्य। इंपॉर्टेंट न्यूज है ना, जो हमारी जिंदगी से रिलेटेड जो पॉइंट्स होते हैं ना, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, आप देखिएगा कि ऐसे बहुत ही मंगल का प्रश्न पूछ गया गया, गुरु ग्रह के ऊपर का प्रश्न नहीं, ऐसा नहीं, धरती पर से ही प्रश्न हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं। और हमारी रोज की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमते हुए जो मुद्दे हैं, पॉइंट्स है, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। बस हमें आंखें खुली रखनी जरूरी होती है। 18 फरवरी 2025 को अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 का जो सम्मेलन हुआ था, उसका उद्घाटन कौन से मंत्री ने किया? मंत्री जी है, जो बार बार हम क्या करते हैं, रिवीजन करते जाएंगे, मंत्री जी याद होते जाएंगे। तो अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन, वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज 2025 जो कॉन्फ्रेंस हुई, जो सम्मेलन हुआ है फरवरी में 18 तारीख को, उसका उद्घाटन कौन से मंत्री ने किया? चेहरा देखकर आप पहचान जाएंगे। अगर नहीं पहचान जाएंगे तो देखिए, केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव जी। ओके, तो श्री भूपेंद्र यादव जी है। कौन से है? केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है। नाम कान के ऊपर से जाएंगे। ओके, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र जी यादव जी है। इन्होंने क्या किया? भारतीय पुनर्चक्रण और पर्यावरण उद्योग संघ द्वारा आयोजित, REIAI द्वारा आयोजित ये जो सम्मेलन है, इसका उद्घाटन कर दिया। तो इस सम्मेलन में अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरणीय स्थिरता पर चर्चा की गई। ये क्या है अपशिष्ट प्रबंधन? देख लीजिए, वो हिंदी में थोड़ा सा अटपटा लग सकता है। तो ये अपशिष्ट प्रबंधन क्या है? वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, याद रखे, वेस्ट जो है उसका रिसाइकल करना है, कचरे को रिसाइकल करना मतलब पुनः यूज करना है, और क्लाइमेट जो चेंज है, पर्यावरण जो स्थिरता है, उस पर चर्चा की गई है। ठीक है, याद रहे। REIAI जो हमने यहाँ पर देखा, इसका लॉन्ग फॉर्म इंग्लिश में देख लीजिए क्या है? रिसाइकलिंग एंड एनवायरमेंट इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये जो REIAI यहां हमने देखा है, तो क्या है वो? रिसाइकलिंग एंड एनवायरमेंट इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट, हाँ, तो ये जो अपशिष्ट पुनर्चक्रण मतलब वेस्ट रिसाइकलिंग और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन जो है, परिपत्र अर्थव्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमी में बदलाव करने को अपनाने पर जोर दिया गया। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है? जो सर्कुलर इकोनॉमी जो है, उस पे हमने क्या करना है? बदलाव करना है। भारत में वेस्ट रिसाइकलिंग को क्यों महत्वपूर्णता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? कि 62 मिलियन टन कचरा, देखिए कितना, 62 मिलियन टन कचरा हर साल उत्पन्न होता है, जिसमें प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक और खतरनाक कचरे की मात्रा और बढ़ रही है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आंकड़ा याद रखे, कभी कभी ना ये आंकड़े काम में आ जाते हैं। 62 मिलियन टन मतलब मिलियन, उसके ऊपर 62 मिलियन, और एक टन मतलब एक टन तो होता है 1000 किलो का। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। परिपत्र अर्थव्यवस्था अपनाने से क्या होगा? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा, प्रदूषण कम होगा और नए आर्थिक अवसर पैदा होंगे। ओके, तो ये जो योजना है, इससे हमें क्या होगा फायदा?
प्राकृतिक संसाधन जो है इनका क्या होगा, रक्षण होगा, प्रदूषण कम होगा और आर्थिक अवसर जो नए वाले हैं वो हमें मिल जाएंगे। भारत सरकार की अपशिष्ट पुनर्चक्रण जो नीतियां है, वेस्ट टू वेल्थ, कचरे से संपत्ति इजाद करना है। ओके, 2050 तक भारत की सर्कुलर अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। भारत की सर्कुलर जो अवस्था है कब तक, कहां तक पहुंचाना है, $2 ट्रिलियन तक, और 10 मिलियन नौकरियां पैदा कर सकती है। ओके, भारत की जो सर्कुलर अवस्था है हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ देखिए 10 मिलियन नौकरियां पैदा कर सकती है, या क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? कितनी, 10 मिलियन, 10, 1 मिलियन कितना होता है, 1 मिलियन 10 लाख, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ नौकरियां पैदा कर सकता है। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व नीति लागू हो जाएगी। निर्माताओं को प्लास्टिक, ई कचरा, बैटरी और टायर को रिसाइकिल करने के लिए बाध्य किया जाएगा, कंपल्सन किया गया। जो उत्तरदायित्व जो नीति है ना, ये नीति लागू हो जाने के बाद जो निर्माता है उनको प्लास्टिक, ई कचरा, बैटरी और टायर को रिसाइकल करना कंपलसरी करना पड़ेगा। कि आप निर्माण करते हो, कचरा आप पैदा करते हो ना, तो आपको इस कचरे को क्या करना पड़ेगा, रिसाइकल करना पड़ेगा, फेंकना नहीं है। आप जिम्मेदार हो तो आपको हम क्या करने के लिए बाध्य करेंगे, रिसाइकल करने के लिए बाध्य करेंगे। ओके, उद्योगों को पुनर्चक्रण में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना। ये जो रिसाइकलिंग जो प्रोसेस है तो उसमें क्या करना है, निवेश करने के लिए जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, उद्योग जो है, उनको प्रोत्साहित करना कि भैया रिसाइकलिंग में भी आप अपना पैसा लगाइए। जैसा आप लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, आप उद्योगों में, इसमें रिसाइकलिंग में भी हमारा पैसा लगाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, वेयर वॉज, कहा, वेयर वॉज वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। जो ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम जो है, इसका कहा किया गया, ठीक है, इसका कहाँ पे उद्घाटन किया गया, मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में, कहा किया गया, आपको पता है? यस, याद आ रहा है, दिल्ली में। कहाँ पे, दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। ओके, याद आ रहा है ना आपको, दिल्ली में उसका उद्घाटन किया गया। चलेगा, कोई बात नहीं। आगे, विच ऑर्गेनाइजेशन इज हिस्टोरिकल जर्नी, कौन से ऑर्गेनाइजेशन की, विच ऑर्गेनाइजेशन, कौन से ऑर्गेनाइजेशन की हिस्टोरिकल जर्नी इज डिपिक्टेड इन द इस म्यूजियम। ये जो म्यूजियम है, इस म्यूजियम में कौन से संगठन की यात्रा का वर्णन किया गया है, कौन से संगठन की यात्रा को दर्शाया गया है। हमने देखा था कि 150 साल की उनकी जो यात्रा है, उस यात्रा को दर्शाया गया है। तो इसका हम सबको जवाब मिल रहा है, क्या जवाब मिल रहा है? यस, इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD, भारत का जो मौसम विभाग है, उसके 150 साल की जर्नी को यहाँ पे चित्रित किया गया है। कौन सा इनिशिएटिव वाज ग्रांटेड 10 गीगावाट और बैटरी कैपेसिटी, कौन सा इनिशिएटिव जो है, ओके, जिसने 10 गीगावाट और बैटरी कैपेसिटी को क्या किया है, ग्रांट किया गया है। तो चलिए बताइए हमें, कौन सी पहल है, किस योजना के तहत है? ओके, ओके, ये थोड़ा सा सवाल में गड़बड़ है कि किसको दिया गया है। ओके, किसको, किन से, कौन सी कंपनी को दिया गया है। इनिशिएटिव हमको पता है PLIACC स्कीम है। ओके, विच इंडस्ट्री, ओके, कौन सी इंडस्ट्री को, ये थोड़ा सा मेरा टाइप मिस्टेक। ओके, कौन सी इंडस्ट्री को ग्रांट किया गया, कौन सी इंडस्ट्री, रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड। याद रहे, रिलायंस को दिया है, लेकिन रिलायंस के उस कंपनी जो सहकारी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, उसकी बैटरी लिमिटेड जो कंपनी है उसको दिया गया है। ओके, 10 गीगावाट और बैटरी कैपेसिटी। व्हाट इज द टारगेट, टारगेट बैटरी कैपेसिटी कितना है, कितनी कैपेसिटी है हमारी, हमने इस पे चर्चा की थी, टारगेट पे चर्चा की थी, कितनी थी वो टोटल कितनी, या सही आंसर दिया आप सभी लोगों ने, 50 गीगावाट आवर को हमने टारगेट किया था। कितना, 50 गीगावाट। 50 में से 10 किसको, रिलायंस बैटरी इंडस्ट्रीज को दिया गया है। उसके बाद व्हाट इज द प्राइमरी गोल, क्या है प्राइमरी गोल, मुख्य लक्ष्य क्या है, वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव जो पहल है, उसका प्राइमरी गोल क्या है, उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? यस, आंसर। अच्छा, ज्यादा टाइम चाहिए आपको सवाल सॉल्व करने के लिए, ठीक है, चलिए ले लीजिए, आपका टाइम खत्म हुआ है। कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू वैल्यूएबल रिसोर्सेस, वेस्ट जो है, वेस्ट को क्या करना है, वैल्यूएबल रिसोर्सेस में, कचरे को क्या करना है,
परिवर्तित करना है, कचरा है ना, तो कचरे से संपत्ति जनरेट करनी है ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, वेस्ट को वैल्यूएबल रिसोर्सेस में कन्वर्ट करेंगे। यही इसका उद्देश्य है, वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव। याद रखें, कचरे से संपत्ति, वेस्ट टू वेल्थ, ये जो इनिशिएटिव है, इसका इनिशिएटिव उसके नाम के जैसा ही है। ओके, विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज, कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया वेस्ट रिसाइकल एंड क्लाइमेट जो चेंज वाली जो कॉन्फ्रेंस थी, ये जो कॉन्फ्रेंस, इस जो सम्मेलन को है, किसने ऑर्गेनाइज किया था? कौन सी मिनिस्ट्री ने? चलिए, याद आ रहा है, भारत की हेवी इंडस्ट्री थी क्या? 62 मिलियन टन जो कचरा है, आपने देखा, सही देखा था। तो ये जो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, देखिए भारी वाला नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, हमारी जो मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री ने इसका आयोजन किया, इस सम्मेलन का आयोजन। याद रखिए, किससे रिलेटेड है? ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है, तो एनवायरमेंट वाली ही क्या करेगी, इसको आयोजित करेगी ना। ओके, हाँ, ओके, चलिए, वेरी नाइस। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस न्यूज को अगर छोड़ देंगे तो कैसा चलेगा। भारत की कौन सी अंडर 19 स्टार खिलाड़ी जो है, आईपीएल चल रहा है भैया, WPL चल रहा है, उस थोड़ी देर में आईपीएल शुरू हो जाएगा। आज तो वैसे भी भारत और बांग्लादेश का क्रिकेट मैच है, क्रिकेट के लवर इसमें है, जो है अपना हाथ ऊपर करे। भारत की कौन सी अंडर 19 स्टार खिलाड़ी, आईपीएल नहीं, WPL महिला प्रीमियर लीग में डेब्यू करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है? हो सकता है एग्जामिनेशन में इस पे भी सवाल आ जाए, तो कौन है वो खिलाड़ी जो सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है? कौन है? दिखाई दे रहा है आपको? अच्छा, आप लोगों ने पहचान लिया या फिर आपको याद है? 16 साल की जी कमलिनी 18 फरवरी 2025 को मुंबई इंडियंस के लिए, कौन सी टीम के लिए? मुंबई इंडियंस के लिए गुजरात जायंट्स के खिलाफ डेब्यू करा उसने। किसके खिलाफ डेब्यू किया है? गुजरात जायंट्स के खिलाफ डेब्यू किया है, और वो सबसे कम उम्र की क्या है, सिर्फ 16 साल की इंडियन क्रिकेट प्लेयर है। ये टीम वैसे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी हम लोग अंडर 19 वुमेन्स का वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं, ये भी बात आप सबको याद होगी। अंडर 19 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन इन्होंने किया था। 2024 अंडर 19 T20 विश्व कप जो हुआ था, वो हमने जीत लिया था, भारत की टीम ने जीता था। कांग्रेचुलेशन भारत की टीम। उसमें कमलिनी की भूमिका और योगदान क्या है, बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने 2 अर्धशतक 50 लगाए, और परिणिका सिसोदिया ने 10 विकेट लेकर सबसे किफायती गेंदबाजी उसने की थी। ठीक है, परिणिका सिसोदिया जो उनके साथ भी है, WPL की उन्होंने भी जी कमलिनी के साथ, परिणिका सिसोदिया नाम की एक प्लेयर है, उन्होंने भी मुंबई इंडियंस के लिए डेब्यू किया है। तो 2 हमें नाम पता चल गए, कौन से? जी कमलिनी, यस, अच्छा आपकी इधर की है कमलिनी गोगंडी, ओके, और साथ ही में परिणिका सिसोदिया, इन दोनों ने क्या किया है, डेब्यू किया है। मतलब ओके, थोड़ा, अरे हम लोग ट्राई कर रहे कि आपके पास ना ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आए। ओके, चलिए, थैंक यू। ओके, वह अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम का एक और प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। तो हमें 2 प्लेयर्स के नाम चले पता, जी कमलिनी और पी सिसोदिया। जी कमलिनी, पी सिसोदिया, कैसे याद है? जी कमलिनी, पी सिसोदिया। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी है जिन्होंने केप हॉर्न पार कर दिया। कैप हॉर्न किया है, केप हॉर्न पार कर लिया है। भारतीय नौसेना याद रखे, एयरफोर्स की नहीं है, नौसेना की है। उन्होंने केप हॉर्न पार कर लिया है। तो भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, कौन कौन? एक दिलना दीदी और एक रूपा दीदी, इन दोनों ने केप हॉर्न को सफलतापूर्वक पार किया। ऑब्जेक्टिव में ये चीजें हमें काम आ सकती है। ओके, ठीक है, याद रहेगा, दिलना एंड रूपा। ओके, नाविक सागर परिक्रमा 2 एक भारतीय नौसैनिक अभियान है। ये क्या है? नाविक सागर परिक्रमा 2 एक भारतीय नौसैनिक अभियान है जिसका उद्देश्य समुद्री मार्गों को पार करने की क्षमता को बढ़ाना है। क्या करना है? समुद्री मार्गों को पार करने की क्षमता को बढ़ाना और महिला अधिकारियों को चुनौतीपूर्ण मिशनों में शामिल करना है इसका उद्देश्य। ओके, मूसलाधार बारिश और विशाल समुद्री लहरों के बीच इस चुनौतीपूर्ण मिशन को याद, इतना आसान होता है क्या? नहीं, मूसलाधार बारिश है और विशाल समुद्री लहरें है, इन सब के बीच में रूपा जी ने और दिया जी ने क्या, दिलना जी ने क्या किया है? ये केप हॉर्न को पार किया है। केप हॉर्न दक्षिण अमेरिका के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है। कहां पे है केप हॉर्न? जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका के सबसे दक्षिण छोर पर
स्थित है, इसे दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है। ऐसा ही नहीं है, ऐसा ही नहीं है। पार इसको किया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री मार्गों में से एक है, इसीलिए इसको पार करना एक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो दिलना जी का और रूपा जी का हम विशेष अभिनंदन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए केप हॉर्न यहां दिखाई दे रहा है आपको, ये जो केप हॉर्न की इमेज है, ये दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री मार्ग में से एक है। यह मार्ग प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, मतलब पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन, इनको जोड़ता है। यहाँ का मौसम बेहद खराब होता है, जिसमें तेज हवाएं, ऊंची समुद्री लहरें और लगातार बदलता जलवायु पैटर्न शामिल होता है। केप हॉर्न को पार करना समुद्री नाविकों और नौसैनिकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। यूं ही नहीं हम उनका कांग्रेचुलेशन कर रहे हैं, दिलना जी और रूपा जी, इतने कठिन जो है मार्ग को आपने पार कर लिया। हमारा सीना क्या हो गया, चौड़ा हो गया। धर्म गार्जियन 2025, अगला मुद्दा धर्म गार्जियन 2025 इंपॉर्टेंट है। यह संयुक्त अभ्यास जो है, संयुक्त सैन्य अभ्यास, कौन सा? धर्म गार्जियन 2025। ये मिलिट्री, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। कौन से देशों के बीच में हुई है? कौन से देश? तो भारत में है, इसलिए भारत तो रहेगा ही। और ये जो झंडा आपको दिखाई दे रहा है, इन उगते हुए सूरज का चिन्ह, ये कौन से देश का है? जापान का है। वेरी नाइस। तो ये धर्म गार्जियन 2025 जो है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया एंड जापान, इन दोनों देशों के बीच में हुआ है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। ओके, तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, पीडीएफ के स्वरूप में आपको ऐप पे मिल जाएगी। उसके बाद पंचायत हस्तांतरण सूचकांक जो है, उसके अनुसार 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य, ये ऐसे भी ना पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ओके, ये पॉलिटी से रिलेटेड है कुछ क्वेश्चन, वो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो पंचायत हस्तांतरण सूचकांक डिवोल्यूशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटका राज्य है। कर्नाटका रैंक्ड फर्स्ट इन द पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स। याद रखें, हिंदी से अच्छा इंग्लिश में याद रहेगा, पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स है। इसमें कौन है पहला राज्य? कर्नाटका राज्य है, ये इसमें पहला आया है। ओके, ये पूरा रैंक है, ये जो पूरे शीर्ष 10 राज्य, पहला कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ये उसका रैंक है। ये पूरा जो रैंक है, इस रैंक में सबसे टॉप किसने किया है? कर्नाटका ने किया है। ओके, चलिए। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 78वें बाफ्टा अवार्ड, कौन से अवार्ड? बाफ्टा अवार्ड। कितने नंबर के? 78वें, 78वें बाफ्टा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ना। हम ऑस्कर अवार्ड देखते हैं, ओके, गोल्डन ग्लोब अवार्ड देखते हैं, वैसे भी ये जो है ना, क्या है बाफ्टा? ब्रिटिश अकेडमी फिल्म्स अवार्ड। देखिए, ब्रिटिश का बी, अकेडमी का ए, फिल्म का एफ और अवार्ड्स का ए, इससे बनता है BAFTA। कौन से अवार्ड? BAFTA बाफ्टा जो अवार्ड है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? और ये कौन से नंबर के है? 78वें, 78वें नंबर के बाफ्टा अवार्ड्स है। तो बाफ्टा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? कॉन्क्लेव नाम की मूवी ने जीता है। कौन सी मूवी ने? CONCLAVE, कॉन्क्लेव नाम की मूवी ने 78वें बाफ्टा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड जीता है। ओके, बहुत सारे इससे रिलेटेड भी अवार्ड्स है। चलो एक दो क्वेश्चन लेते हैं और आज के सेशन के समापन की ओर बढ़ते हैं। बाफ्टा अवार्ड याद रहे। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नाविक सागर परिक्रमा 2? ये जो नाविक सागर परिक्रमा 2 के लिए, जिसके लिए हम दिलना जी को, रूपा जी को याद करते हैं, इसका उद्देश्य क्या था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड खत्म हो गए आपके। और सवाल का जवाब है एनहांसिंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन, महिलाओं की चुनौतीपूर्ण अभियानों में भागीदारी बढ़ाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। यस, आप सही आंसर दे पा रहे हो। महिलाओं का क्या है? महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य था। Which two oceans are connected? कौन से दो महासागर है? इन दो महासागरों को केप हॉर्न जोड़ता है। हॉर्न का क्या मतलब होता है? सींग जो होता है ना, बैलों के ऊपर का जो सींग है,
सींगों को हॉर्न कहते हैं, वो हॉर्न की तरह दिखता है, सींग की तरह दिखता है, इसलिए वो केप हॉर्न है। तो कौन से दो महासागरों को जोड़ता है? अटलांटिक एंड पैसिफिक। ये है आपका जवाब। यस, आप सभी का जवाब सही है। अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन, अटलांटिक पैसिफिक इन दो ओशन को जोड़ता है केप हॉर्न। वेयर विल द 6th एडिशन ऑफ धर्म गर्जन 2025 जो है, यस, जापान और भारत के बीच में होने वाली है, हमको पता है। ये धर्म गार्जियन 2025 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? कितवा संस्करण है? छठा संस्करण, 6th एडिशन कहाँ आयोजित किया जाएगा? दिल्ली में, टोक्यो में, या फिर जापान में? कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर है इसका सही, देखिए, माउंट फिजी, जापान। ओके, कौन सा है? माउंट फिजी, जापान, FUJI, फ्यूजी। ओके, माउंट फिजी, जापान में। ए नहीं, इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर, छठा जो संस्करण धर्म गार्जियन का, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? माउंट फ्यूजी, जापान में। कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज द पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स? ये जिसमें कर्नाटका स्टेट का पहला नंबर आया है। तो ये जो पंचायत, क्या है? पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स जो है, इसको कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? क्या लगता है आपको? पंचायत राज से अगर रिलेटेड है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय हो सकता है, पंचायत राज हो सकता है, या गृह मंत्रालय हो सकता है। और इसका सही आंसर है पंचायत राज मंत्रालय। पंचायत राज मंत्रालय ने क्या किया? ये पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स को जारी किया, और इसमें किसका नंबर पहला आया था? कर्नाटका। भारत में पहली बार पंचायत राज व्यवस्था कौन से राज्य में लागू की? ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है जी, आज के लिए आपका बोनस क्वेश्चन, जीके का क्वेश्चन है, जीके टाइप क्वेश्चन है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई करता है, उन सारे स्टूडेंट को इसका जवाब लगभग पता होता है, होना ही चाहिए, कि भारत में सबसे पहली बार पंचायत राज व्यवस्था कौन से राज्य में लागू की गई थी। जवाब जो देगा उसको इनाम मिलेगा। क्या हम इनाम मिलेगा? अरे भैया, आपके घर में ही आपको इनाम मिलेगा। तो इसका सबसे पहले कौन से स्टेट में? राजस्थान में है। कोई राजस्थान से? यस, राजस्थान से भी इस क्लास को देखने वाले लोग यहाँ पर है। राजस्थान में भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। ओके, राजस्थान। उसके बाद भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन के तहत लागू किया गया? ओके, कौन सा संशोधन था? कि विच, कौन सा? अंडर, देखिए पंचायत राज दिख रहा है आपको, अमेंडमेंट याद रखना पड़ेगा आपको। ये संशोधन किया गया था हमारी राज्य घटना में, तो कौन सा संशोधन था? बिल्कुल दिखाई दे रहा है आपको, 42वां, 44वां या 73वां? यस, आप बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। 73वां संशोधन था, संविधान संशोधन, इसके तहत लागू की गई थी पंचायत राज व्यवस्था। पंचायत राज व्यवस्था को भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल किया गया? देखिए, पॉलिटी से रिलेटेड सवाल है, कौन से भाग में है पंचायत राज व्यवस्था? भाग 9 में है, 8 में है, 7 में है, या 10 में है? या वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट्स है। भाग 9, 9वें भाग में क्या है? पंचायत राज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में है। कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है? पंचायत जो होती है ना, गांव में होती है, ग्राम पंचायत वगैरह, इसके गठन के लिए कौन सा संविधान का था ना, कौन सा अनुच्छेद? संविधान का अनुच्छेद याद रखे, कौन सा? संविधान का अनुच्छेद, आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद है? जवाब आना चाहिए। और बाप रे, श्रुति जी ने जवाब दे दिया है। जवाब है इसका हाँ, अब आएगा ये, इसमें ट्विस्ट इसमें है, देखिए, एक अनुच्छेद 40 में तो डीपीएसपी में है ही है, और 243 243 इन दोनों आर्टिकल का इसमें क्या है? रोल होना चाहिए। तो इसमें आंसर आ सकता है उपरोक्त में से एक से अधिक, है ना। आर्टिकल 243 भी पंचायत के से रिलेटेड है, और आर्टिकल 40 भी पंचायत से रिलेटेड है, तो दोनों इसमें जवाब आने जरूरी है। ओके, 73वें संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती चुनाव कितने वर्षों में ग्राम पंचायत का, नगर पंचायत का चुनाव होता है? 3 वर्षों में, 4 वर्षों में, या 5 वर्षों में? ये सही जवाब आप सभी ने दिया है, 5 वर्षों में। कितने? 5 वर्षों के अंतराल से पंचायतों के चुनाव होने चाहिए। वेरी नाइस। तो ये था आज का अपना करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत ही एनर्जी से भरा हुआ ये सेशन, और आखिरी में तो बड़ा ही मजा लिया आप सब लोगों ने, आपने बहुत ही आनंद लिया। पंचायत राज से रिलेटेड आप सभी लोगों ने बहुत ही जवाब दिए, और ऐसे ही एनर्जेटिक, ऐसे ही इंफॉर्मेशन से भरे हुए सेशन को लेकर हम कल फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब के लिए अलविदा।
अगर आप लाइक कर पा रहे हो तो हमारे इस सेशन को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना है टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को। तब तक के मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।